वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूँ विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का एक बेहतरीन लेक्चर लेके। ये जो लेक्चर होने वाला है ये लेक्चर नंबर 19 होने वाला है। इससे पहले 18 लेक्चर कंप्लीट आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। हमारा जो टारगेट है फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने का, उसी को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करूं इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसका एक शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या होता है? तो किसी बंद गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुणा होता है। और हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। फिर हमने पढ़ा गाउसीय पृष्ठ क्या होता है। तो गाउसीय पृष्ठ क्या होता है? तो आवेश के चारों ओर बनाई गई बंद काल्पनिक पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। और फिर हमने गाउस के पृष्ठ के क्या गुणधर्म है वो पढ़े। फिर गाउस के नियम का सत्यापन, गाउस के नियम से कूलॉम के नियम का सत्यापन, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज एक और महत्वपूर्ण डेरिवेशन पढ़ेंगे, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अब गाउस के नियम के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग क्या है? तो अनंत एक समान आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर अनंत आवेशित एक समान चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज की क्लास में हम फर्स्ट जो अनुप्रयोग है वह डिस्कस करेंगे, अनंत एक समान आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पूरी क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से देखिए और एक एक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए मेरे साथ। तो देखो क्या है, अनंत एक समान आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक समान आवेशित चालक तार। जिस पर पॉजिटिव चार्ज एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, अब क्या है कि हमें इसके आर दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या है, ये जो चालक तार है, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था एक कि तार के लिए क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व है। तो इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, लैम्डा होगा। यहां तक आपको सबको समझ में आ गया। अब देखो, अब यहां तक हम थ्योरी लिख के फिर आगे पढ़ेंगे कि क्या हम सीधे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकाल नहीं सकते बिंदु P पर, क्योंकि गाउस का नियम लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बंद सतह चाहिए। इसीलिए हम बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे, एक बेलनाकार बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। ठीक है ना। पहले हमने यहाँ तक डायग्राम बनाया है तो इसकी थ्योरी लिख लेते हैं तो आप हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चित्रानुसार एक अनंत एक समान आवेशित चालक तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व
लेमडा है। देखो चालक तार के लिए क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है, तो हमने लिख दिया रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है। इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो यहां तक आपको क्लियर हो गया, स्पष्ट। अब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसे बंद करना होगा, क्योंकि गाउस का नियम कहाँ लगता है, तो गाउस का नियम है वह एक बंद गाउसीय पृष्ठ के लिए लगता है। इसीलिए सबसे पहले हम एक बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, बेलनाकार बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं कुछ इस प्रकार। अब देखो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस ओर होती है, तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार होती है, बाहर की ओर। ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। तो लिखो उपरोक्त तार में गाउस का नियम लगाने के लिए एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब ये जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की हमने कल्पना की है, इसकी ऊंचाई कितनी है, मान लिया इसकी ऊंचाई, या फिर कह सकते हो इस बेलन की लंबाई कितनी है, तो h है। लिख लो, माना बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या r है तथा लंबाई h है, से संबंधित फ्लक्स का मान। अब देखो बेलनाकार जो गाउसीय पृष्ठ हमने काल्पनिक किया है, जिसकी कल्पना की है, ऊंचाई जिसकी h है और r त्रिज्या है। अब इससे संबंधित फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमें किस प्रकार निकालेंगे, तो इसके एक तो ऊपर वाला पृष्ठ हो गया, एक इसके नीचे वाला पृष्ठ हो गया और एक इसका वक्र पृष्ठ हो गया। इन तीनों से फ्लक्स का मान निकालकर हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा संपूर्ण फ्लक्स से संबंधित जो मान है वह आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक जो ऊपर वाला पार्ट है, जिस प्रकार मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इससे संबंधित फ्लक्स का मान निकालना है, तो आपको एक तो इसका वक्र पृष्ठ का निकालना होगा, एक इसका नीचे वाला वर्ताकार पृष्ठ, एक ऊपर वाला वर्ताकार पृष्ठ। इन सभी से संबंधित फ्लक्स का मान निकाल लोगे तो इस गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान आ जाएगा। उसी प्रकार
इस पृष्ठ से, ऊपर वाले पृष्ठ से, एक नीचे वाले पृष्ठ से और एक इसके वक्र पृष्ठ से फ्लक्स का मान निकालकर तीनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, तो आपका संपूर्ण फ्लक्स से संबंधित मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो ऊपर वाला पृष्ठ है इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, बी और सी, आसान हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल सदिश किस ओर होगा? तो क्षेत्रफल सदिश मैंने बताया था पिछली क्लास में ही कि कोई सतह है, इसके लंबवत जो सदिश होता है वही क्षेत्रफल सदिश होता है। तो ये सतह इस प्रकार है, तो इसका लंबवत किस ओर होगा? इस प्रकार होगा। इसलिए क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार होगा, डीए वेक्टर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल सदिश किस ओर होगा? तो सतह इस प्रकार है, इसके लंबवत नीचे की ओर, ये DA, इसको DA1 दे दो, इसके DA2 दे दो, और दो पृष्ठ से तो आ गया, एक इसके बेलन के वक्र पृष्ठ से निकाल लो, संपूर्ण फ्लक्स का मान आ जाएगा तीनों को ऐड करते ही। तो इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, DA3, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश किस ओर होने वाला है? तो ये फ्लक्स कुछ इस प्रकार है, तो इसका लंबवत इस प्रकार होगा, इस प्रकार ही होगा। तो DA3 कितना हो जाएगा? DA3। अब आप ध्यान से देखोगे, आपको मैंने बताया है कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर। तो देखो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार होगी, ई वेक्टर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री। यहाँ पर तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार बाहर की ओर होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखोगे तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इस साइड है और जो क्षेत्रफल सदिश है वो भी इसी साइड है, क्योंकि सतह इस प्रकार है तो इसके लंबवत कुछ इस प्रकार हो जाएगा। दोनों के मध्य कोण कितना है? 0 डिग्री। तो हम सबसे पहले तीनों जो पृष्ठ लिए हैं इनके कारण विद्युत फ्लक्स का मान निकालकर ऐड कर देंगे, तो संपूर्ण फ्लक्स है, इससे संबंधित फ्लक्स का मान आ जाएगा। ठीक है ना? तो लिखो संबंधित फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? φ1 सतह के कारण, φ2 सतह के कारण और φ3, तीनों निकालो, φA, φB और φC। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे फाई ऊपर वाली सतह, नीचे वाली सतह और वक्र पृष्ठ। मैंने ABC नाम दे रखा है, इसको A, इसको B और इसको B और इसको C दे रखा है। तो इससे संबंधित फ्लक्स का मान निकालेंगे। फाई A के लिए क्या हो जाएगा? तो फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? DA cos थीटा समाकलन EDA cos थीटा। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EDA। अब कौन सा ले रहे हैं? सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। A1 जो फाई A है, फाई A कहाँ है? यहाँ पर है। तो कन्फ्यूज़न नहीं हो इसीलिए मैं इनके जो नाम है ना वो चेंज कर देता हूँ, क्रम से लगा देता हूँ। A1 वाले में इसको, या फिर ऐसे कर लो और आसान हो जाएगा। ABC से आप कन्फ्यूज़न होगे तो इस प्रकार लिख लो कि फाई ऊपर वाली सतह प्लस फाई नीचे वाली सतह प्लस फाई वक्र पृष्ठ। अब बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ABC से कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि यहीं पर हमें DA1, DA2, DA3 निकालना है। तो ठीक है, तो देखो ऊपर वाली सतह के लिए क्या हो जाएगा? फ्लक्स का फॉर्मूला ED क्या है? A1 cos थीटा। थीटा कितना है? तो क्षेत्रफल सदिश इस ओर, जो विद्युत क्षेत्र इस ओर है और क्षेत्रफल सदिश लंबवत है, कोण 90 डिग्री है, अभी मैंने बताया था। इसी प्रकार
इसमें कितना हो जाएगा ED/A2 कोस, इसमें भी देखो क्षेत्रफल सदिश हमारा इस ओर है और विद्युत क्षेत्र इस ओर, दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री प्लस EDA3। अब तीसरी प्रश्न है कोस, इस बार थीटा कितना होगा, तो क्षेत्रफल सदिश भी इस ओर है और विद्युत क्षेत्र भी इस ओर है, तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 0 डिग्री हो गई, दोनों एक ही ओर है तो थीटा 0 डिग्री। अब देखो कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, रहेगा क्या, केवल EDA3 कोस 0 का मान कितना होता है 1। तो अब क्या लिखोगे, EDA3 निकालना है, तो E को आप बाहर ले लो और DA3 इसका समाकलन करना है। अब समाकलन आपने पढ़ा है तो आसानी से समझ में आ जाएगा, यदि नहीं पढ़ा है तो फिर भी मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता देता हूँ कि जैसे हमने छोटा सा पृष्ठ लिया था, पूरा वक्र पृष्ठ तो नहीं लिया था ना, एक छोटा सा इसका पृष्ठ लेके, छोटा सा भाग लेके और इससे संबंधित फ्लक्स का मान निकाला। अब समाकलन कब करते हैं, समाकलन हमने इसीलिए किया ताकि ये जो छोटा सा पृष्ठ है, इसके बाद समाकलन करते ही जो संपूर्ण पृष्ठ है ना, जैसे इसका एक छोटा सा भाग है ले लिया, फिर इसका जैसे हमने देखो समाकलन करते ही क्या आ जाता है, संपूर्ण पृष्ठ आ जाता है। तो हमें तो इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, इस पार्ट के कारण ये पार्ट और ये पार्ट है वो तो वैसे भी 0 हो गई, थीटा 90 डिग्री था, इसीलिए हमें केवल और केवल इस पार्ट से संबंधित फ्लक्स जो समाकलन करना होगा वह केवल DA3 का करना है। तो जो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है वो लगाते ही संपूर्ण जो वक्र पृष्ठ है वो आ जाएगा इस बेलन का, इसीलिए आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है समाकलन में, क्योंकि E और DA3 इसका वक्र पृष्ठ लगा दो डायरेक्ट। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πRh होता है, 2πRh। अब देखो ये फाई इक्वल टू चल रहा है क्योंकि हमें कुल फ्लक्स का मान निकालना था, हमने तीनों फ्लक्स को जोड़ दिया। अब फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2πRh। क्या आपने पढ़ा है गाउस के नियम से फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, तो फाई इक्वल टू होता है सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आया, तो लिखोगे गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। अब ध्यान से देखना, हम कर रहे हैं किसकी बात, चालक तार के कारण, और चालक तार का क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, लैम्डा इक्वल टू एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, रेखीय आवेश घनत्व होता है। तो देखो क्या हो जाएगा, Q की जगह क्या लिख सकते हो, लैम्डा और L, लेकिन L क्या है, L देखो हाइट है, H तो हमें लैम्डा H लिख देना है। ये बात आपके समझ में आई, क्योंकि जो लंबाई है वह है इस बेलन की हाइट, इसीलिए लैम्डा H लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q की जगह ये मान रख दो, फाई इक्वल टू क्या है, Q की जगह रख दो लैम्डा H अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे समीकरण 2 दे दो और इसे समीकरण 1 दे दो। ये समीकरण 1 है, इसमें भी हमने फाई का मान ही निकाला है और समीकरण 2 में भी हमने फाई का मान ही निकाला है। दोनों को क्या करो, बराबर तुलना कर दो, 1 और 2 से क्या कर दोगे, तुलना करोगे तो E इंटू 2πRh
इक्वल टू लेमडा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो लेमडा एच से देखो एच ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल और केवल क्या रह जाएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। देखो 2 पाई एप्सिलॉन और आर, इसका हमने है जैसे कि जैसे एच से एच काट दिया, बाकी का पक्षांतरण कर दिया। ये आ गई हमारे जो अनंत एक समान आवेशित चालक तार है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको और किस प्रकार लिख सकते हो और इसका सदिश रूप क्या होता है वो हम सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या आप इसे 2/2 से मल्टीप्लाई करवा सकते हो? देखो 2 लेमडा अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है। इसीलिए इसे आसान बनाने के लिए हम इस प्रकार याद रखते हैं 2k लेमडा अपॉन आर, ताकि आसानी से याद रह जाए। बाकी यहाँ तक करते हो फिर भी आपकी कोई गलत नहीं होती है डेरिवेशन। आपको सदिश रूप निकालना हो तो सदिश रूप किस प्रकार लिखोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। इसी का सदिश रूप किस प्रकार होगा, सदिश रूप के लिए ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और साथ में आर कैप लग जाएगा, ये आ जाएगा सदिश रूप। अब हमें वक्र बनाना हो ई और आर के मध्य, तो बड़ा आसान है ना वक्र बनाना। किस प्रकार, ई व आर के मध्य वक्र। देखो ध्यान से देखोगे तो ई है आर के 1 आर के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो ई इक्वल टू 2k लेमडा अपॉन आर है। चाहे ये फॉर्मूला याद रख लेना या फिर ये फॉर्मूला याद रख लेना, जो आपकी इच्छा हो वो फॉर्मूला याद रख सकते हो। देखो इसमें देखोगे तो ई है आर ई के व्युत्क्रमानुपाती है, इसीलिए वक्र किस प्रकार बन जाएगा, वक्र कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ई आर यानी कि आयताकार अतिप्रवल्य। आयताकार अतिप्रवल्य। आई थिंक यहाँ तक आपको जो गाउस के नियम का फर्स्ट अनुप्रयोग है वह क्लियर हो चुका है। मैंने कंप्लीट डेरिवेशन को आराम से आपको समझा दिया। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, जिससे आपको क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा। कोई भी पॉइंट ऐसा रहेगा ही नहीं जो आपके समझ में नहीं आई। फिर भी कोई थोड़ा बहुत डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना। देखो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में जो पहला अनुप्रयोग हमने आज पढ़ा है, अनंत एक समान आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ध्यान से देखो। सबसे पहले एक अनंत आवेशित चालक तार बना लिया। इसके केंद्र से r दूरी पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, ठीक है। तो यही हमने लिख दिया कि एक अनंत एक समान आवेशित चालक तार है। अब चालक तार के लिए क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व है। इसी लिए दूसरा जैसे कोई पृष्ठ आ गया तो इसके लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व आ जाता है। पढ़ाया था ना मैंने पिछली क्लास में, रेखीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है और आयतनीय आवेश घनत्व है। तो उसी में देखो चालक तार आया है तो इसमें रेखीय आवेश घनत्व होगा, जिसे हमने लेमडा लिख दिया। और P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। अब सीधा तो हम P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि गाउस का नियम केवल बंद गाउसीय पृष्ठ के लिए लागू होता है।
इसीलिए हमने इसके चारों ओर एक बंद बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी थी r और इसकी लंबाई है जिसे हमने h से लिख दिया। अब इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई बेलन है तो इसके लिए देखो, एक तो ऊपर वाला पृष्ठ हो जाएगा, एक इसके नीचे वाला पृष्ठ और एक इसका वक्र पृष्ठ। इन तीनों से संबंधित फ्लक्स का मान निकाल लोगे तो संपूर्ण फ्लक्स आ जाएगा। तीनों से संबंधित फ्लक्स का मान निकालकर और तीनों को जोड़ दोगे तो संपूर्ण फ्लक्स आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। इसीलिए सबसे पहले मैंने ऊपर वाला पृष्ठ ले लिया। ऊपर वाला पृष्ठ लिया तो देखो इसका क्षेत्रफल सदिश लंबवत था। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, इसीलिए दोनों के मध्य कोण थीटा था। इसी प्रकार निचला पृष्ठ था, क्षेत्रफल सदिश लंबवत था और विद्युत क्षेत्र धनावेश से बाहर की ओर था, दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री था। लेकिन जो हमने वक्र पृष्ठ लिया है इसमें क्षेत्रफल सदिश और जो विद्युत क्षेत्र है दोनों एक ही दिशा में थे, थीटा 0 डिग्री था। तीनों के तीनों को हमने ऐड कर दिया, 90 डिग्री कोस 90 का मान 0 होता है, इसीलिए ये दोनों तो 0 हो गए। लेकिन जो dA3 कोस 0 है इससे संबंधित फ्लक्स का मान निकलेगा। तो देखो हमने लिया था छोटा सा क्षेत्रफल, लेकिन इसका जैसे ही समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो पूरा पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है वो आ जाएगा, यानी कि इसका पूरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वह आ जाएगा। तो हमें समाकलन करने के लिए क्या किया, इसका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगा दिया 2πRh। तो ये तो आ गया फाई का मान, समीकरण 1 दे दिया। फिर हमने गाउस के नियम से फाई इक्वल टू Q/ε0 पढ़ा था। Q का मान देखो, रेखीय आवेश घनत्व, तार के लिए रेखीय आवेश घनत्व लगाते हैं तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। Q का मान निकालकर Q की जगह रख दिया तो फाई का मान आ गया। इस समीकरण में भी फाई का मान है, इस समीकरण में भी फाई का मान है। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दी, दोनों को बराबर रख दिया। E का मान निकालना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाकी का पक्षांतरण कर दिया था। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इसे इजी वे में याद रखने के लिए हमने 2/2 से गुणा करवा दिया। 1/4πε0 होता है K, तो इसका फॉर्मूला आ गया 2K/λ/r, जो याद करने में आसान होता है। सदिश रूप निकालने के लिए, दिशा बताने के लिए r लगा दिया और E व R के मध्य वक्र एक R E के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए वक्र आयताकार अतिपरवलय आ गया। यदि कंप्लीट डेरिवेशन आई है आपको समझ में तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।